हेलो एवरीवन, वंदे मातरम एंड जय हिंद। वेलकम टू अपनी शिक्षा। सो बेसिकली आज से हम लोग माय गुड नेम इज निधि सिंह एंड आज से हम लोग क्या करेंगे, सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। सैम्पल पेपर्स क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं ताकि हमारी एग्जाम्स में जितनी भी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके। कि हमें चेक करना होगा कि हमारे सैम्पल पेपर्स मतलब पेपर्स कैसे कैसे आते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट अ वीडियो। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है कि कैसे कैसे पेपर्स कैसे कैसे आते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो ओवरऑल बायो पेपर है वो कितने मार्क्स का होता है, वो होता है टोटल हमारा 100 मार्क्स का। ठीक है, तो वो हमारा होता है कितने मार्क्स का, वो हमारा होता है टोटल 100 मार्क्स का। और इन 100 मार्क्स में हमारा जो रिटन पार्ट है वो कितने मार्क्स का होता है, वो जो हमारा रिटन पार्ट है वो हमारा होता है 70 मार्क्स का। और हमारा प्रैक्टिकल कितना होता है ओवरऑल 30 मार्क्स का। तो 70 मार्क्स में हम लोग को रिटन आता है, 30 मार्क्स में वाया प्रैक्टिकल। तो उन 70 मार्क्स को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसी 70 मार्क्स के लिए। इन 70 मार्क्स में हमारे पास टोटल 5 सेक्शंस होंगे एंड सेक्शन ए में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 सेक्शंस होंगे। और सेक्शंस ए में कैसे फॉर्मेट आते हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट। एमसीक्यू फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं, तो उसके टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 16 क्वेश्चंस। अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो वो कितने मार्क्स का है, वो हमारे 2 मार्क्स का है। और उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, उसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 5 क्वेश्चंस और मार्क्स कितने 2 मार्क्स। एंड फिर उसके बाद अगर हम लोग सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 7 3। देखिए ए बी सी डी ई और हमारा 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क एंड लास्ट हमारा जो सेक्शन जाएगा वो कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। सेक्शन डी में केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे और सेक्शन हमारे लास्ट ई में कितने क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन। और वो 3 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स के होंगे। एंड फिर उसके बाद में बिकॉज इट इज अ रिटन एग्जाम 12th का पेपर है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव यहाँ पे मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी। और हर एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस की इंटरनल चॉइसेस दी होंगी, ओवरऑल चॉइस का कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर नहीं है। और हमें ये ध्यान देना है कि हमारा पेपर जैसे हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमारा पेपर बेसिकली साफ होना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा कटिंग्स नहीं होनी चाहिए, डायग्राम्स में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है हम लोगों को, क्योंकि हमारा क्वेश्चन हमें कितने घंटे में, टोटल 3 आवर्स में फिनिश करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पेशेंट जैसे किससे सफर हो रहा है, अब जो पेशेंट है वो सफर हो रहा है फ्रॉम द डिसीज जिसमें क्या है, जिसमें हाई लेवल ऑफ Na+ और Cl- आयंस है। तो हमारी जो सबसे पहले तो हमें डिसीज के बारे में पता होना चाहिए कि हर एक डिसीज का अपना एक पर्टिकुलर होता है कि कौन सी डिसीज कॉज हो जाने के बाद क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो अगर कोई डिसीज कॉज हो रही है जिसमें क्या किसका कंटेंट ज्यादा है, Na+ और Cl- का, तो डिसीज कौन सी हो सकती है। तो देखो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हुए हैं, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, गाउचर्स डिसीज एज वेल एज अल्जाइमर डिसीज। तो इनमें अगर हम बात करें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस। वाई, बिकॉज यही वाली पहली बात तो ये डिसीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये डिसीज किसकी है, ये डिसीज हमारी है यंग चिल्ड्रन की, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं और किसकी डिसीज है, और ये डिसीज है इसकी इन्फेंट्स की। तो इस डिसीज में होता क्या है कि इस डिसीज में जो Cl- की मैकेनिज्म होती है, Cl- एक्सचेंज मैकेनिज्म, Cl- की एक्सचेंज मैकेनिज्म होती है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, वो इंटरप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से स्वेट में क्या आने लगता है, स्वेट में Na+ और Cl- का कंटेंट आने लगता है। तो वो हमारी डिसीज कौन सी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ध्यान रखना है आप लोगों को कि सिस्टिक फाइब्रोसिस किस में होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है हमारे इन्फेंट्स में या फिर चिल्ड्रंस में। अब नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास कितने गिवन बिलो आर द 4 जेनेटिक डिसीजेस एंड देयर सिम्टम्स, सेलेक्ट देयर मैचेस। तो व्हाट आर द जेनेटिक डिसीजेस, पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी जेनेटिक डिसीजेस क्या होती हैं, बेसिकली बोलते किसे जेनेटिक डिसीजेस। तो हम जेनेटिक डिसीजेस ओके तो जेनेटिक डिसीजेस किसे बोलते हैं, जेनेटिक डिसीजेस बेसिकली बोलते हैं जो किससे इनहेरिट हो जाए, विच आर इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो दीज आर द जेनेटिक डिसीजेस विच आर ट्रांसमिट और इनहेरिट, मतलब जो अपने पेरेंट से
ऑफ स्प्रिंग्स मतलब चिल्ड्रन को ट्रांसफर हो जाए। तो ये कुछ नाम दे रखे हैं, कौन कौन सी डिसीजेज हैं। पहली डिसीजेज हमारी थैलेसीमिया, दूसरी डाउन सिंड्रोम, तीसरी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और चौथी टर्नर सिंड्रोम। तो थोड़ा सा एडिशनली अगर हम जानने की कोशिश करें तो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एज वेल एज टर्नर सिंड्रोम ये हमारे कौन से डिसऑर्डर्स हैं, ये हमारे बेसिकली क्रोमोसोमल बेस्ड डिसऑर्डर्स हैं। ये हमारे कौन से डिसऑर्डर्स हैं, क्रोमोसोमल बेस्ड डिसऑर्डर्स। ये थोड़ा सा एडिशनली आप लोगों को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ये थोड़ा सा एडिशनली चीजें ध्यान रखनी है, तभी से हमारा सैंपल पेपर सॉल्व करने का जो मेन हमारा मोटो है वो अचीव होगा कि हमारी जो गिवन है उसके साथ साथ बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आ रहा है सो वी कैन सॉल्व इट। तो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एज वेल एज टर्नर सिंड्रोम ये कौन सी डिसीज है, क्रोमोसोमल डिसीज है। बेसिकली क्रोमोसोमल जब क्रोमोसोमल पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसकी वजह से ये तीनों की तीनों डिसीजेज होती हैं। अब बात करते हैं थैलेसीमिया की। तो थैलेसीमिया की अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है, इसमें होती है एनीमिया। तो कुछ दे भी रखा है, इसमें क्या होती है, इसमें होती है एनीमिया। अच्छा, एनीमिया का मतलब क्या होता है, एनीमिया का मतलब होता है लॉस ऑफ ब्लड। कहने का मतलब जब आरबीसी में या फिर ब्लड में जब कमी हो जाती है उस टाइम पे जो डिसीज होती है वो कौन सी डिसीज होती है, वो होती है थैलेसीमिया। एक और बात, थैलेसीमिया को कौन सी डिसीज बोला जाता है, कहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। थैलेसीमिया को बोला जाता है, यहाँ पर थैलेसीमिया को हमें बोला जाता है कौन सी, ये डिसीज होती है क्वांटिटेटिव डिसीज। ये डिसीज कौन सी डिसीज होती है, क्वांटिटेटिव। बेसिकली इसमें आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। एक और डिसीज हमने अपने पढ़ी हुई है अपने टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, वो डिसीज का नाम क्या है, सिकल सेल एनीमिया। उसमें भी आरबीसी का लेकिन शेप चेंज होता है। क्योंकि आरबीसी का शेप चेंज होता है तो उसको क्वालिटेटिव डिसीज बोल दिया जाता है, बट इस डिसीज को क्या बोला जाता है, क्वांटिटेटिव डिसीज। तो थैलेसीमिया दैट इज एनीमिया। देखिए कुछ ऑप्शंस से हम एक ही ऑप्शन करके आंसर का पता लगा सकते हैं। अगर हम इससे भी देखने की कोशिश करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो ये करेक्ट इस समय आ रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें बाकी सारी चीजें सीखनी है तो हम लोग बाकी चीजें भी इसमें सॉल्व करेंगे। चलिए डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो डाउन सिंड्रोम में इसमें होता क्या है कि जो क्रोमोसोमल पैटर्न है, देखो वेट फॉर अ मोमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा सीखते हैं। अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें, ऑल्दो आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास, वो क्रोमोसोम्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं क्रोमोसोम्स कौन कौन से, एक क्रोमोसोम्स को बोलते हैं ऑटोसोम्स, एक क्रोमोसोम्स को बोलते हैं ऑटोसोम्स, और कुछ क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 होते हैं, या फिर 23 पेयर या फिर 46। तो उसकी अब हम बात करें तो जो 46 या फिर तो इसमें से जो 40 अगर हम इसको एक तरीके से और लिखते हैं फैमिलियर, हम लोग 23 पेयर से ज्यादा है तो 23 पेयर या फिर ये, तो 23 पेयर अगर हम बात करें तो जो जैसे 45 पेयर होता है, चलो 44 लिख लेते हैं, 44 प्लस जो भी होगा XX और XY। तो ये वाले क्रोमोसोम्स को क्या बोलेंगे, यही वाले क्रोमोसोम्स को बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम, और ये वाले क्रोमोसोम्स जो 44 हैं ये वाले क्रोमोसोम्स क्या बोलेंगे, ऑटोसोम्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द बॉय और गर्ल, लेकिन ऑटोसोम्स क्या होते हैं, ये दोनों में ही सेम रहते हैं, वेदर में बी बॉय और वेदर में बी गर्ल चाइल्ड। तो अगर अब ये जो डिसीजेज हैं ये किससे रिलेटेड है, ये डिसीजेज है हमारी दैट सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। हाँ, ये डाउन सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है 21st पेयर में क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर 21st पेयर में चेंज होगा तो हमारा 21st पेयर किस में जा रहा है, ऑटोसोम्स में जा रहा है, सेक्स क्रोमोसोम्स में जा रहा है। तो ये हमारा किस में जा रहा है, ये हमारा जा रहा है ऑटोसोम्स में। तो बट ऑब्वियस है इसमें सेक्स क्रोमोसोम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इससे कॉज होगा फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, अब हमारे पास बचे दो, टर्नर सिंड्रोम एज वेल एज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता क्या है, दैट ट्राइसोमी हो जाती है। किसकी ट्राइसोमी हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। और क्योंकि हमें पता है कि हमारे सेक्स क्रोमोसोम XX और XY होता है, तो इसी में क्या होता है, इसी में जो पेयर होता है वो पेयर 2 में ना रह के 3 हो जाता है। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो आपको देख सकते हो कि इससे मैच क्या कर रहा है, इससे मैच कर रहा है हमारा ये वाला
ये जाएगा स्टेराइल मेल से। देखो एक्स वाई रहता है बट एडिशनल कॉपी किसकी आ जाती है, एक्स की आ जाती है। एंड बिकॉज क्रोमोसोम्स पैटर्न सेक्स क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है तो इसलिए मेल्स कैसे हो जाते हैं, मेल्स स्टेराइल। बट एंड लास्ट हमारा क्या है, टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, स्टेराइल फीमेल। इसमें क्या हो जाती है, इसमें हो जाती है मोनोसोमी। अच्छा, ट्राइसोमी और मोनोसोमी वर्ड अभी हमने ऐड किए हुए हैं। व्हाट इज ट्राइसोमी, जब कोई भी क्रोमोसोम सेट किस में होते हैं, हमने अभी पढ़ा हुआ कि किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। तो होता क्या है कि जब एडिशनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक ऐड हो जाता है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, उससे हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 3, तो उसे ट्राइसोमी बोल देंगे। अगर उस पेयर में से एक निकल जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोल देंगे मोनोसोमी। तो ये सारी की सारी थोड़ा एडिशनल चीजें थी। अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये दिमाग में रख लेंगे ताकि हमें ये नेक्स्ट टाइम हमें हेल्प करें। अदरवाइज अगर हम सिर्फ और सिर्फ आंसर की बात करें तो आंसर हमें सिर्फ पहले से ही मिल जा रहा था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, which of the following aspect is not component of functional unit of ecosystem। सबसे पहले हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और हमें ये देखना है कि किस क्वेश्चन में नॉट कह रहा है, किस क्वेश्चन में नॉट नहीं कह रहा है। मतलब क्योंकि नॉट होने ना होने से क्वेश्चन की काफी चीजें बदल जाती हैं। तो नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फंक्शनल यूनिट, सबसे पहले फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो कौन कंपोनेंट नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी फ्लो एंड डिकम्पोजिशन एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो ये अगर हम थोड़ा सा भी हमें दिमाग में होगा तो इसके टोटल ऑफ कंपोनेंट्स कितने होते हैं, ये टोटल ओवरऑल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास 4 होते हैं। 4 कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो होते हैं हमारे पास, सबसे पहला क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी होता है। प्रोडक्टिविटी, ठीक है, पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास होता है डिकम्पोजिशन। तीसरा हमारे पास क्या होता है, तीसरा हमारे पास होता है एनर्जी फ्लो। तीसरा हमारे पास होता है एनर्जी फ्लो। और चौथा हमारे पास क्या होता है, और फोर्थ एंड लास्ट हमारे पास होता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये वाले हमारे टोटल 4 सिस्टम्स होते हैं इकोसिस्टम के। कौन कौन से, एक हो गया हमारा प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एज वेल एज न्यूट्रिएंट साइकिल। तो हमारा इसमें अब हमें आंसर पता लग चुका होगा कौन सा नहीं है, वो है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। तो ये हमारा फंक्शन, ये हमारा बेसिकली उसका एक पार्ट नहीं है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, the sticky ends of a fragmented DNA molecule are made up of। The sticky ends of a fragmented DNA molecule are made up of। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये सबसे पहले ये 2 चीजें तो इसमें दे रखी है, एक सॉरी ओके तो इसमें 2 चीजें दे रखी है, एक दिया दे रखा है फ्रेगमेंटेड डीएनए मॉलिक्यूल और दूसरा इन्होंने क्या दे रखा है, स्टिकी एंड्स के बारे में दे रखा है। तो चलिए देखते हैं स्टिकी एंड्स क्या होते हैं। देखो अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए हमारा कैसा होता है, डीएनए हमारा होता है डबल स्टैंडर्ड। डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है। और अगर हम इनके बीच की बात करें तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं हमारे बेस पेयर्स। कौन कौन से बेस पेयर्स होते हैं डीएनए में, बेस पेयर्स कौन कौन से होते हैं डीएनए में, बेस पेयर्स होते हैं हमारे पास बेस पेयर्स वैसे तो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन्स और एक होते हैं प्यूरिन और एक क्या होते हैं, एक होते हैं पिरिमिडिन्स। और प्यूरिन्स कितने टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स फिर से 2 टाइप के होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन और ये कौन से, थाइमिन और साइटोसिन। तो ओवरऑल कितने बेस पेयर्स होते हैं हमारे पास, टोटल 4 बेस पेयर्स। कौन कौन से, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन एज वेल एज साइटोसिन। तो यही वाले बेस पेयर्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, यही वाले बेस पेयर्स प्रेजेंट रहेंगे देखो डीएनए के बीच में। तो अगर हम लोग डीएनए को कट करेंगे, मान लो हमने डीएनए को कट किया, तो जैसे ही हम लोगों ने डीएनए को कट किया, चलो यहाँ से चाहे यहीं से मान लेते हैं कि हमने क्या कर रहे हैं, हम लोग डीएनए को कट नहीं होगा, चलो डीएनए को जैसे ही हमने ऐसे करके ऐसे ऐसे कट करने की कोशिश की तो डीएनए के क्या बन जाते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। और अगर हम लोग मान लेते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स मतलब क्या होगा, छोटे छोटे डीएनए के मॉलिक्यूल। फ्रेगमेंट्स मतलब क्या होगा, डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मतलब क्या, डीएनए के छोटे छोटे मॉलिक्यूल। तो जैसे इसमें फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे तो बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा अनपेयर्ड बेसेस। देखो बेस पेयर्स कैसे अनपेयर्ड बचे, ये और ये अलग अलग हो जाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, अनपेयर्ड बेसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली क्या है कि अनपेयर्ड बेसेस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा बेस पेयर्स कितने होते हैं, टोटल बेस पेयर्स होते हैं हमारे पास 4, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन एज वेल एज
सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंसेक्ट कैरीज पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले ये जो दे रखा है ट्रांसफर की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, ट्रांसफर की, किसके ट्रांसफर की, पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर की। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, डेफिनेशन आप लोग ने पढ़ के रखी होगी, इट इज नोन एज पॉलिनेशन। मतलब क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। व्हाट इज एंथर, एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एज वेल एज स्टिग्मा इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो एंथर से किसमें ट्रांसफर होना, स्टिग्मा में ट्रांसफर होना, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। तो इसमें दे रखा है कि अगर मान लो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और ये टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है, तो हमें ये पता है कि देखो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं सिंगल पेरेंट। इसमें कैसे इन्वॉल्व होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं सिंगल पेरेंट, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं क्यों, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन वैलिड बचे, या फिर इन दोनों में से कोई एक होगा। चलो इसके सामने देखते हैं कि ये क्रॉस पॉलिनेशन या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। तो थोड़ा सा हमें समझना होगा कि व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन। एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस। तो मान लो ये हमारा कोई ना कोई प्लांट है, ये हमारा प्लांट का क्या है, ये हमारे प्लांट का कोई ऐसे करके ऐसे ऐसे फ्लावर है, ठीक है। ये भी ये हमारा क्या हो गया, इस प्लांट का कोई ना कोई दूसरा फ्लावर है। अब वो क्या हो गया, मान लो ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा कोई दूसरा प्लांट है। तो ये हमारे दो प्लांट्स अलग अलग दे रखे हुए हैं। अब देखो बट ऑब्वियस है, अगर ध्यान देना, अगर ये वाला ट्रांसफर, दो ऑप्शंस, दो मेथड हो सकते हैं, ये वाला ट्रांसफर क्या हो जाए, यहीं से यहाँ से यहाँ से या यहाँ पे हो जाए, बिकॉज सेम प्लांट में भी हो सकता है, या फिर यहाँ से यहाँ पे हो जाए। तो इन दोनों मेथड को हम लोग ने क्या बोला है, इन दोनों मेथड को हम लोग ने बोला है सेल्फ पॉलिनेशन। इन दोनों को क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर यहाँ वाला एंथर उड़कर यहाँ पर आए, देन इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। वाई, बिकॉज अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लांट्स जेनेटिकली डिफरेंट हो रहे हैं, दैट इज वाई। अब इन्होंने ऑप्शन में क्या दे रखा है, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। देखो यहाँ पे देखना क्या दे रखा है, सेम प्लांट के बारे में दे रखा है। तो हमें पता लग जाएगा कि इसका अब ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, tobacco consumption is known to stimulate the secretion of adrenaline and non-adrenaline। किसका secretion stimulate करता है, adrenaline as well as non-adrenaline का। and it is caused by which of the following component। तो कौन कौन सा कंपोनेंट होता है जो जिसका क्या करते हैं, जिसका टोबैको कर सकता है। देखो सबसे पहले टोबैको में प्रेजेंट क्या होता है, टोबैको में प्रेजेंट होता है, खैर यही तो इसका आंसर है, तो इसका डायरेक्टली आंसर दे पड़ते हैं निकोटीन। और निकोटीन होता क्या है, निकोटीन होता है एक एल्कलॉइड। निकोटीन क्या होता है, निकोटीन एक होता है एल्कलॉइड। और इस एल्कलॉइड का काम क्या होता है, बेसिकली एल्कलॉइड करता क्या है, ये एल्कलॉइड हार्मोन्स एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का क्या करवाता है, सिक्रीशन करवाता है। और सिक्रीशन होता कहां से है, ये सिक्रीशन होता है फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। ये सिक्रीशन कहां से होता है, फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन द गिवन टेबल बिलो इज करेक्ट अबाउट स्पर्म सेल। किसके बारे में, स्पर्म सेल्स के बारे में कौन सा हमारा जो दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है व्हेन कंपेयर टू द एग सेल इन साइज एज वेल एज इन नंबर। तो अगर हम बात करें एग सेल से साइज और नंबर्स की अगर हम बात करें, तो देखो स्पर्म सेल्स बहुत ही बेसिक है। स्पर्म सेल्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं, इन द मेल बॉडी एज वेल एज एग सेल कहाँ पे फॉर्म होते हैं, इन द फीमेल बॉडी, ठीक है। तो अगर हम बात करें साइज की, तो इसका साइज कंपैरेटिवली क्या होता है, इसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है, और स्पर्म सेल्स का साइज क्या रहता है, इसके कंपैरिजन में काफी स्मॉल रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम नंबर की बात करें तो हमें पता है कि इनके नंबर्स क्या होते हैं, 200 to 300। इनके नंबर क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 मिलियंस इनके नंबर होते हैं। लेकिन एग सेल का नंबर कितना होता है, एग सेल का नंबर एट अ टाइम ओनली 1 होता है। तो इससे हम लोगों को ऑप्शंस पता लगा सकते हैं कि हमारा अगर हम साइज ऑफ द स्पर्म सेल की बात करें तो कैसा होता है, स्मॉलर होता है। लेकिन अगर हम लोग किसकी बात करें, नंबर ऑफ स्पर्म सेल्स की, तो वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इसी हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी वाला।
सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फिगर बिलो, जो हमारे फिगर्स ये दे रखे हैं, द फिगर बिलो शोज इकोलॉजिकल पिरामिड, अ सिंगल पेरेंट प्रोवाइड फूड फॉर मेनी हर्बीवोर्स, बट ऑब्वियस है क्या होता है, ये कह रहा है कि एक सिंगल पेरेंट्स क्या प्रोवाइड करता है, फूड फॉर मेनी हर्बीवोर्स, द हर्बीवोर्स सप्लाई फूड फॉर अ फ्यू कार्निवोर्स, चूज द करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट द पिरामिड। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड की थोड़ा सा डिस्कशन कर ले तो हमें पता होता है कि जो नंबर ऑफ हर्बीवोर्स हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इस तरीके क्या होता है, हर एक फूड चेन में कोई ना कोई किसी ना किसी को सपोर्ट करता है। ऐसे ही हमारी बनती फूड चेन की किसने किसको खाया इस बिहाफ पर। तो इसमें दे रखा है कि अगर हमारे देखो WXYZ, तो इनकी कंडीशंस क्या दे कह रही है, इनकी कंडीशन ये कह रही है कि कोई भी सिंगल प्लांट है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, फूड फॉर मेनी हर्बीवोरस। तो प्लांट कैसा है, सिंगल। तो बट ऑब्वियसली हमारे पास जो ये जो फूड प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर का नंबर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर का देखो ये वाला पार्ट, अगर पिरामिड की बात करें तो जो सबसे नीचे होता है ये कौन होता है, ये होता है हमारा प्रोड्यूसर, और जो उसके ऊपर होता है वो वाला कौन सा होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर क्या होता है सेकेंडरी, फिर टॉप कंज्यूमर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ और सिंगल को कौन कर रहा है, ये वाला देखो, ये वाला सिंगल है, कम है, तो ये वाले कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे प्रोड्यूसर। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, द हर्बीवोर सप्लाई फूड चेन फॉर अ फ्यू कार्निवोर्स, ठीक है। तो ये किसको प्रोवाइड कर रहा है, फॉर द फ्यू कार्निवोर्स। तो जहां पे फ्यू कार्निवोर्स है तो वो वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो पिरामिड नंबर कौन सा हो जाएगा, X हो जाएगा। इसके ऑप्शन हमारे पास 2 रख दे रखे, एक Y और एक एज वेल एज Z, लेकिन उन्होंने Z में ये कह रहे हैं कि फूड सप्लाई फॉर फ्यू कार्निवोर्स। तो हमारा ये वाला ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये Y वाला। तो इस हिसाब से हम देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में ये ध्यान देना है कि 2 कंडीशंस दे रखी, इस कंडीशन के बिहाफ में कौन सा पिरामिड किससे मैच कर रहा है। ये वाला पिरामिड किसका है, पिरामिड ऑफ नंबर्स, और ये वाला पिरामिड किसका है, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात करें तो देखो नंबर में X वाला हो जाएगा, लेकिन पिरामिड ऑफ बायोमास में देखो ये दे रखा है छोटा सा पिरामिड ऑफ बायोमास। तो एक हमारा कौन सा हो गया, Y वाला हो गया, एक हमारा Z वाला हो गया। तो इसकी तरफ इसके में से पढ़ के देखे, द हर्बीवोर सप्लाई फूड फॉर फ्यू कार्निवोर्स, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, Y वाला ज्यादा सुटेबल है कंपैरेटिवली टू Z, क्योंकि देखो इन्होंने ये दे रखा है कि कार्निवोर्स के नंबर कंपैरेटिवली थोड़े से ज्यादा है। तो इसलिए हम किस ऑप्शन को चूज करेंगे, हम लोग ऑप्शन चूज करेंगे हमारा बी वाला ऑप्शन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, राजेश वॉज प्लॉटिंग द एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या कर रहे थे, ये एज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पॉपुलेशन। तो हमें पड़ता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसी एज वाइज, जैसे प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एज वेल एज पोस्ट रिप्रोडक्टिव, कैसे प्लॉट करते हैं। हमारे पास सबसे नीचे क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिव, फिर इसके ऊपर कौन से होते हैं, फिर उसके ऊपर होते हैं हमारे पास रिप्रोडक्टिव, ठीक है, और हमारे पास सबसे ऊपर कौन से होते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये किस में होते हैं, ये जैसे मान लो हमारा ये कुछ हो गए नंबर्स प्री वाले, फिर कुछ हो गए हमारे पोस्ट वाले, फिर मतलब प्री वाले, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर कौन से हो गए हमारे पोस्ट वाले। तो ये जो हम लोग प्लॉट करते हैं इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग एज पिरामिड। तो पॉपुलेशन को जब हम लोग इसके बिहाफ पे प्लॉट करते हैं उसको नाम क्या देते हैं, एज पिरामिड। तो स्टेट द नेम रिफर टू रिजल्टिंग स्ट्रक्चर, तो हमारा जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एज कर्व नहीं, एज ग्राफ नहीं, एज डायग्राम बिल्कुल भी नहीं, क्या हो जाएगा हमारा एज पिरामिड। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एज पिरामिड। So this is about for this question. Let's move to next question. In sewage treatment, bacterial flocks are allowed to sediment. किसको sedimentation के लिए अलाउ किया जा रहा है, अलाउ किया जा रहा है बैक्टीरियल फ्लॉक्स के लिए। बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट इन दिस सेटलिंग टैंक, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये बात हो रही बेसिकली ट्रीटमेंट के, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट की बात हो रही। तो हमें पता है कि वाटर ट्रीटमेंट हमारा कितने टाइप का होता है, वाटर ट्रीटमेंट होता है हमारा 2 टाइप का, एक होता है फिजिकल ट्रीटमेंट, एक होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें किसका यूज होता है, माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। उसमें एरोबिक भी यूज होते हैं और एनारोबिक भी यूज होते हैं। लेकिन ये किस टाइम की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं उस टाइम की जब बैक्टीरियल फ्लॉक्स
को क्या कर दिया गया है, सेडिमेंट कर दिया गया है इन अ एरिएशन टैंक। अगर इसमें सेटलिंग टैंक, ठीक है, किसमें कर दिया गया, सेटलिंग टैंक में, तो ये जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड, और उसको हम लोग नाम देते हैं एक्टिवेटेड स्लज। बेसिकली एक्टिवेटेड स्लज के पहले की अगर हम बात करें, एक स्टेप पहले की, तो वहीं से हम लोग क्या मेजर करते हैं, बीओडी मेजर करते हैं। जब बीओडी मेजर हो जाती है उसके बाद जितना भी, बेसिकली बीओडी क्या है, बीओडी की अगर हम बात करें तो बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर हो जाती है उसके बाद जो भी सेडिमेंट नीचे बैठ जाता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को हम लोग नाम दे देते हैं एक्टिवेटेड स्लज। तो सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि जो घर से या फिर इंडस्ट्रीज वगैरह से जो भी गंदा पानी निकलता है उसको साफ करने के लिए हम लोग नाम क्या दिया जाता है, उसी को हम लोग बोला जाता है सीवेज ट्रीटमेंट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 11. Which of the following drug is used as a medicine? Which of the following drugs? Which of the following drug is used as a medicine to help patient cope with depression as well as insomnia? किसको? Insomnia as well as depression को अगर हम लोगों को क्या करना है, पेशेंट को ठीक करना है, तो हम लोग किस किस तरीके के ड्रग्स का सहारा ले सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं किस किस चीजों की दवाओं की हेल्प ले सकते हैं। हमारा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एम्फीटामिन्स एज वेल एज बार्बिटूरेट, मॉर्फिन। देखो मॉर्फिन इसलिए नहीं हो सकता, देखो इंसोम्निया, क्योंकि मॉर्फिन क्या होता है, दिया एज अ सेडेटिव उसको यूज करते हैं। मतलब जिन पेशेंट्स की सर्जरी वगैरह होती है उस टाइम पे क्या दिया जाता है, मॉर्फिन दिया जाता है, इट इज यूज्ड एज अ सेडेटिव। बट हमें ठीक किसको करना है, डिप्रेशन एज वेल एज इंसोम्निया। तो कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, एम्फेटामिन्स एज वेल एज बार्बिटूरेट्स। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। अच्छा, ex-situ कंजर्वेशन किसे कहते हैं, जब हम लोग कोई भी एक यूनिट में और दे रखा है ex-situ कंजर्वेशन मेथड्स फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज किसे कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज वो वाली स्पीशीज होती हैं जिनका नंबर बहुत ज्यादा तेजी से घट रहा है और जो क्या होते हैं वो एक्सटिंक्ट होने के बिल्कुल खतरे पर होती हैं। इनका क्या होता है, दे आर वेरी क्लोज टू एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्ट किसे कहते हैं, एक्सटिंक्ट उसे कहते हैं जिनका नंबर तेजी से घट रहा होता है। तो अगर हम लोगों को कोई भी एक्सटिंक्ट स्पीशीज को बचाना है तो हम लोग कहाँ पे रखेंगे, तो हम लोग ex-situ कंजर्वेशन करेंगे। व्हाट इज ex-situ कंजर्वेशन, ex-situ कंजर्वेशन का मतलब होता है ऑफ साइट कंजर्वेशन। तो नेशनल पार्क हमारे और क्रायो प्रिजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व एज वेल एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो ये सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, ये सारे के सारे ex-situ कंजर्वेशन का पार्ट नहीं है, एक्सेप्ट कौन सा है, हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन ही ex-situ कंजर्वेशन है। अच्छा, क्रायो प्रिजर्वेशन में होता क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग पॉलन ग्रेन्स को किस में रखते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और नाइट्रोजन की हेल्प से इसको प्रिजर्व करके रखते हैं, दैट इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा एजर्शन और रीजन है। देखो एजर्शन और रीजन सॉल्व करने के पहले आपको ये ऑप्शंस इन्होंने नहीं दे रखे हैं, तो इसके पास फॉर्मेट ये होता है कि A, B, C एज वेल एज D। तो 4 ऑप्शंस इन्होंने सिर्फ ये दे दिया कि कौन सा हमारा करेक्ट है, उसमें ABCD हालांकि दे रखा होगा। तो इसमें देखो ऑप्शंस कैसे चूज करने होते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के पहले हमें इसको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग कैसे कैसे पढ़ते हैं। देखो जब हमारा एजर्शन और रीजन दोनों ही सही हों, लेकिन उनके बीच में क्या लगाने से, उनके बीच में बिकॉज लगाने से अगर हमें आंसर मिल जा रहा है, अगर हमें क्या मिल जा रहा है, हमारा आंसर मिल जा रहा है, तब हम लोग किसको टिक करेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर A टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें एजर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, चलो ठीक है दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन हमें बिकॉज लगाने से इसके बीच में आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन पहला वाला दूसरे वाले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बिकॉज लगाने से आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम लोग किसको टिक करेंगे, अपना हमारा सेकंड वाला ऑप्शन को टिक कर देंगे। थर्ड वाला ऑप्शन क्या कहता है, थर्ड वाला ऑप्शन ये कहता है कि अगर हमारे पास एजर्शन सही है और रीजन क्या है, गलत है, एजर्शन सही है रीजन गलत है, तो हम लोग किसको टिक करेंगे, सी वाले को टिक करेंगे। लेकिन 2 स्टेटमेंट्स दे रखे, ना ही एजर्शन सही है ना ही रीजन सही है, 2 स्टेटमेंट्स दे रखे, ना ही स्टेटमेंट सही है ना ही रीजन सही है, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, हमारा डी वाला ऑप्शन। देखो
दो ऑप्शंस हमें दे रखे होते हैं, दिमाग में पढ़ लेना, दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर एक फॉर्मेट में क्या होता है, असर्शन एंड रीजन आपको सॉल्व करने ही करने होते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन क्या कहता है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, बिकॉज लगाने से आंसर भी आ रहा है, तो हम लोग फर्स्ट वाले को कर देते हैं, ए वाला ऑप्शन सही है। सेकंड हमारा क्या है कि दो दे रखे हैं बट दोनों को बिकॉज लगाने से आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ स्टेटमेंट्स दोनों सही है अपनी अपनी जगह, तब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। सी क्या कह रहा है कि एक तो सही है बट दूसरा वाला सही नहीं है, ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे, सी वाला। और लास्ट हमारा क्या कह रहा है, दो स्टेटमेंट्स में से दोनों स्टेटमेंट ही सही नहीं है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन आएगा कि हम लोग कैसे असर्शन और रीजन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो दो स्टेटमेंट्स दे रखी है, एक होता है हमारा असर्शन नाम का और एक होता है हमारा रीजन नाम का। तो assertion क्या कह रहा है, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मून्स प्यूबिस लेबिया मेजोरा एज वेल एज लेबिया माइनोरा। तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, ये हमारा स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। व्हाई, बिकॉज दीज आर ऑल द पार्ट इंक्लूडेड इन द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सॉरी नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द ग्रैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट कंटेन्स सिंगल मेमोरी लोब। देखो यहां पर इन्होंने क्या कह दिया, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हर एक स्टेटमेंट्स के बारे में कि वो स्टेटमेंट अपने आप में सही है कि नहीं है। ये स्टेटमेंट हमारा अपने आप में सही है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। व्हाई, बिकॉज यहां पर क्या हो जाएगा, नॉट सिंगल। कितने लोब्स होते हैं, अप्रॉक्स 15 to 20 लोब्स होते हैं। 15 to 20 लोब्स होने की वजह से देखो हमारा रीजन तो गलत हो गया। तो अब बताओ हमारे हिसाब से कौन सा ऑप्शन इसमें जाएगा, ए, बी और सी। तो हमारा जब हमारा एजर्शन सही है बट रीजन गलत है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें, तो हमारा इस क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी वाला। क्लियर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे आएगा तो ज्यादा अच्छे से और क्लैरिफिकेशन होगा। फिर से हमारा एजर्शन रीजन क्वेश्चन है। देखो हमारा एजर्शन क्या कह रहा है, देखो दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको दोनों स्टेटमेंट्स में अच्छे से पढ़ना है, देखना है कि वो स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह सही है या फिर गलत है। देखो एजर्शन क्या कह रहा है, द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, सॉरी इधर पे क्या होगा, ये होगा इज ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। पहला वाला क्या कह रहा है कि अगर हम बात करें कि जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स इज ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, सबसे मेन साइट जो होती है जीन एक्सप्रेशन की, या फिर ये कह लो कि जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है जीन एक्सप्रेशन का, वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। बट ऑब्वियस है अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन को देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन में कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है इनिशिएशन, एक क्या होता है इनिशिएशन, एक क्या होता है इलोंगेशन, और एक क्या होता है, एक होता है टर्मिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स इज ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, पूरा तरह से सही आंसर है। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज रेगुलेटेड बाय एसेसरी प्रोटीन्स व्हिच अफेक्ट रिकॉग्निशन ऑफ स्टार्ट साइट्स। कहने का मतलब ये देखो, हमें सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने के लिए जिस टॉपिक से भी ये क्वेश्चन आया है वो टॉपिक पूरा 100% क्लियर होना चाहिए। बिकॉज इसमें अगर टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो हमें ये भी नहीं समझ में आएगा कि इसमें बोल क्या रहे हैं, फिर इसके बाद इन दोनों का कोई भी आपस में मैच है या फिर नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर हम लोगों को इनिशिएशन स्टार्ट कब होता है, इनिशिएशन स्टार्ट तभी होता है जब इसके साथ कोई फैक्टर आके एड ऑन होता है, तब जाके प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन स्टार्ट होता है। किसमें, प्रोकैरियोट्स में। किसमें स्टार्ट होता है, प्रोकैरियोट्स में। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स को याद करने की कोशिश करें तो इनिशिएशन में हो क्या रहा था, बेसिकली इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर किसके साथ बाइंड कर रहा था, दैट आरएनए पॉलीमरेज के साथ। ठीक है, तब प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन क्या हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था। तो वही चीज उसमें बोल रहा है, द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज रेगुलेटेड बाय एसेसरी प्रोटीन। इस चीजों को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दैट यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा देखो लैक ओपेरॉन, हमने एक और टॉपिक पढ़ा हुआ है इसी से रिलेटेड, क्या पढ़ा हुआ है, लैक ओपेरॉन। तो उस ओपेरॉन की अगर हम बात करें तो जो एसेसरी प्रोटीन्स होती हैं इसके साथ, जो इसके केस में एसेसरी प्रोटीन्स क्या थी, इसके साथ एसेसरी प्रोटीन थी रिप्रेसर प्रोटीन। कौन सी थी, रिप्रेसर प्रोटीन।
ठीक है। तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है यही क्या इफेक्ट करेगी, रिकॉग्निशन ऑफ द स्टार्ट साइज। बट ऑब्वियस है, अगर ये थोड़ा सा हम लोग, आपको लैक ऑपरेंड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है जब ये किसके साथ बाइंड कर लेगा, अगर ये ऑपरेटर के साथ बाइंड कर गया तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अगर ये बाइंड नहीं किया होगा तो ये पूरा का प्रोसेस क्या रहेगा, ऑन रहेगा। तो अब देखो इसमें रीजन क्या कह रहा है, द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज रेगुलेटेड बाय एसेसरी प्रोटीन्स व्हिच अफेक्ट रिकॉग्निशन ऑफ द स्टार्ट साइज। ये ऑप्शन, ये पूरी तरह से दोनों सही हैं। तो अब ये इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो अब हमारा तीसरा काम क्या है कि इन दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे, बिकॉज। अगर बिकॉज लगाने से आंसर मिल जा रहा है देन ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या होगा, फर्स्ट वाला, द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन in prokaryotes is transcription initiation because the activity of RNA polymerase is regulated by accessory proteins which affect recognition of the start size। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। मतलब ए वाला ऑप्शन पूरी तरह से हमारा क्या है, पूरी तरह से हमारा क्लियर है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला ऑप्शन क्लियर हो गया होगा, ये वाले क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन assertion and reason का है, USA patent of Brazine is an example of biopiracy। Brazine, a protein obtained from West African plants Pentadiplandra brazina and the gene encoding it has been patented by the USA। assertion ये कह रहा है कि यूएसए ने किसको पेटेंट करा लिया है, ब्राजील को, जो किसका एग्जाम्पल है, बायोपायरेसी का। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, ये ऑप्शन ब्राजील क्या है, इट इज अ प्रोटीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेस्ट अफ्रीकन प्लांट्स पेंटाडिप्लाना ब्राजीना एंड द जीन एनकोडिंग इट हैज बीन पेटेंट बाय यूएसए। तो देखो ये हमारी जीन, देखो सबसे पहले ब्राजील क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये किसके तरह यूज होती है, ये यूज होती है स्वीटनर, स्वीट मतलब शुगर के तरह, शुगर की जगह पर यूज होती है, लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा अप्रोक्स टू 2000 टाइम्स ज्यादा ही स्वीट है। और ये ग्रो कहाँ पे कराई जा रही है, ग्रो कराई जा रही है वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका में ग्रो कराई जा रही है। और इसको एक और चीज, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है, बायोपायरेसी का मतलब ये होता है कि जब कोई भी कहीं की भी ऑफिशियल चीज होने के बावजूद, मतलब कोई कहीं पे ग्रो कराई जा रही है लेकिन उसको कोई अपने नाम करा ले, ठीक है, वो वहां की चीज ना हो, वहां पे ऑफिशियली ग्रो ना कराई जाती है, और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को नाम देते हैं बायोपायरेसी। तो ये स्टेटमेंट भी, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। Why? Because statement, assertion and reason are always, sorry, statement and reason both are true and statement is the correct, reason is the correct, मतलब दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। So let us move to the next question। Our next question is next and last question of MCQ format। Given below is the histogram representation of an experiment in which two species were used। ये हमारा हिस्टोग्राम का रिप्रेजेंटेशन है, इसमें दो स्पीशीज यूज की जा रही है, एक हमारा स्पीशीज नंबर ए एज वेल एज स्पीशीज नंबर बी, which both species were grown individually on a suitable food source while for the second treat। मतलब एक में क्या किया गया, इन्होंने देखो स्पीशीज ए लिया है और स्पीशीज बी लिया है, इन्होंने देखो एक का ये वाला हालत कब है, ये वाला है जब इन्होंने इसको अकेले ग्रो कराया, और ये वाला कब है, जब इन्होंने क्या हुआ, किसी के साथ ग्रो कराया। तो मान लो हमने ये कल्चर दे रखा है, ये कल्चर दे रखा है, ठीक है, इस कल्चर में क्या हुआ, हमने न्यूट्रिएंट्स अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स दे रखे हैं, ठीक है, उस न्यूट्रिएंट्स में हम लोगों ने ऐसे करके न्यूट्रिएंट्स दे रखे हैं। तो जब स्पीशीज ए को कौन सी स्पीशीज ए और इसमें स्पीशीज बी, जब दोनों को अलग अलग ग्रो कराई जा रही थी, चलो आगे पढ़ते हैं। विच टू इंसेक्ट स्पीशीज वर यूज्ड, द फर्स्ट ट्रीटमेंट वाज डन व्हेन बोथ द स्पीशीज वर ग्रोन इंडिविजुअली ऑन अ सुटेबल फूड सोर्स। और दूसरा क्या है, दूसरों को जब दोनों को साथ में ग्रो कराया जा रहा था, तो इसमें बताया है कि कौन सा हमारा प्रॉपर आंसर सही है। तो इसमें कौन सा हमारा प्रॉपर आंसर सही है, इसमें हमारा प्रॉपर आंसर देखो, जब ए और बी को अलग अलग ग्रो कराए जा रहे थे तो इनकी ग्रोथ इतनी थी, लेकिन जब दोनों को जस्ट वेट, जब दोनों को क्या किया, ए और बी स्पीशीज को, ए स्पीशीज एज वेल एज बी स्पीशीज, जब इनको दोनों को साथ में ग्रो कराया गया, जब इन दोनों को साथ में ग्रो कराया गया, तो देखो इसकी भी ग्रोथ कंपैरेटिवली बढ़ गई और बी की स्पीशीज भी क्या हो गई, अकेले वाले से बढ़ गई। ये कब था, जब दोनों को अलग अलग कराया जा रहा था तो ब्लैक था, लेकिन जब दोनों को साथ में ग्रो कराया तो इसकी क्या हो गई, इससे बढ़ गई, इसकी भी क्या हो गई, ग्रोथ इससे बढ़ गई।
तो जब एक दूसरे के प्रेजेंस में दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं बेनिफिट ही तो किया होगा, तभी तो दोनों की ग्रोथ बढ़ी है। अदरवाइज न्यूट्रिएंट मीडियम इन लोग के पास पहले भी थे, लेकिन इन लोग की ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं थी। इनकी ग्रोथ एक लेवल से ज्यादा या फिर एक टाइम से ज्यादा बढ़ गई। क्यों? बिकॉज एजर्शन क्या कह रहा है? ए शोज म्यूचुअलिज्म बिटवीन द टू। अच्छा, ये भी एजर्शन रीजन है। एजर्शन क्या कह रहा है? इट शोज अ म्यूचुअलिज्म बिटवीन टू स्पीशीज। ये म्यूचुअलिज्म शो कर रहा है टू स्पीशीज के बीच में, या फिर टू स्पीशीज शो कंपटीशन फॉर द अमाउंट ऑफ फूड दैट वर प्रोवाइडेड देम। तो देखो, दो स्टेटमेंट्स हैं, दो स्टेटमेंट्स में हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमारा बी स्टेटमेंट रीजन वाला ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें कंपटीशन की बात की गई है। ठीक है, कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि जब दो स्पीशीज के बीच में एक को फायदा और एक को नुकसान हो, जब दोनों को ग्रो कराया जा रहा था तो दोनों की ग्रोथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर दोनों की ग्रोथ बढ़ नहीं रही होती तब हम सोच सकते थे कि एक को नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों को ही फायदा हो रहा है। तो हमारा रीजन वाला ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। हमारा सिर्फ सही कौन सा है? एजर्शन वाला सही है। और अभी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारा रीजन गलत है और एजर्शन सही है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी क्या कहता है? एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो हमारे अगर हमको इसको टिक करना होगा ABCD में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा 16 का सी ऑप्शन हो जाएगा। सो गाइज, दैट इज टुडे फॉर इट। होप सो कि आप लोगों को सारे के सारे एक्सप्लेनेशन, सारी की सारी चीजें सही समझ में आई होंगी। कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करके बताई हैं ताकि अगर ये चीजें हमें आगे मिल जाएं तो हमें आगे क्या हो? बेनिफिट हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद।